प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की ही तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। अब सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे आईएनएस मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। चूंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती हैं और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई है, तो वो भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है।
फिर भी वो सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से हुआ क्या है। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वो तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, और वो तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो, पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथी थे, इसलिए समीर को जब ये एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, तो वो नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठे करती है। चूंकि प्रीति को भाभा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था और वहाँ कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसके गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वो पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी और धीरे धीरे ये खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी। देखते ही देखते देश भर में ये मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था। क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था, इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वो जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है।
इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी दुआएं कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति की इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जाते हैं और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती हैं। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रोकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा ये पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और ये इस बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के एक रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ा क्लू था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे? इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता है और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को ये भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसे ही थे जैसा कि एसिड से जलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता भी है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी।
इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसीलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। वैसे सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अब अगर प्रीति यहाँ आए तो वो यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ पर भी फेल हो गया। आखिरी में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है, इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था। क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वो अक्सर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5000 का जुर्माना भी लगाती है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एम चिमलकर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इसी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे इसका भी अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी ये क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम ही होती। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।